हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल। मेरा नाम है नितिका और आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, या लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जिससे आपको लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तक डिस्कस किया था। अगर हम देखें 1773 से 1909 तक जितने भी एक्ट्स हमने डिस्कस किए अभी तक, तो देर वाज नथिंग मच सिग्निफिकेंट वी हैव अचीव्ड। मतलब जो इंडियन स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उसमें हमें कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्या हुआ नेक्स्ट 35 to 40 ईयर्स में कि इंडिया वॉज एबल टू अचीव इट्स इंडिपेंडेंस? इसको समझने के लिए हम उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। बट ये कॉलोनी से जो इंडिपेंडेंस की जर्नी थी वो इजी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें मिलिटरीली स्लेव नहीं बनाया था, उन्होंने हमें पॉलिटिकली और लीगली स्लेव बनाया था। तो फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत से टेक्निकल और पॉलिटिकल हर्डल्स थे जो हमें ओवरकम करने थे। और एक 6 to 7% लिटरेसी वाले देश को ये सब कंसेप्ट उस टाइम पे समझाना जो है वो इजी नहीं था। तो इट स्टार्टेड विद गांधीज अराइवल इन 1915। तो गांधी जी के आने से कांग्रेस को भी एक डायरेक्शन मिला या एक रोड मैप मिला। वो जानते थे कि उन्हें ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड करना है। तो दे डिमांडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उस टाइम पे इंडिया में दो तरह के यूनिट्स थे, एक थे प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। जिसे हम ब्रिटिश कॉलोनी बोल रहे थे वो एक्चुअल में प्रोविंसेस थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो लार्जली इंडिपेंडेंट ही थी, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जिसके लिए कि वो ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट थे। तो अब कांग्रेस ने डिमांड की थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसके दो क्राइटेरिया थे, एक था डिवीजन ऑफ पावर और दूसरा था बाई कैमरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिस पे डिसीजन लेने का राइट जो है वो सिर्फ प्रोविंसेस के पास हो, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पे जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिसीजंस ले सकते थे। उसके बाद बाई कैमरलिज्म का मतलब है टू हाउसेज इन लेजिस्लेचर, जैसे अभी हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो होता है। तो उस टाइम पे जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है इट प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल। ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी वो वीक हो चुकी थी। तो उसके बाद दे डिसाइडेड टू कम अप विद सम रिफॉर्म्स नोन एज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन्हीं रिफॉर्म्स को फॉर्मलाइज करने के लिए लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है वो जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट किया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट्स मतलब वो जिन पे सिर्फ सेंटर को राइट था डिसीजंस लेने का, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो जिस पे कि प्रोविंसेस को राइट दिया गया डिसीजंस लेने का। इसके बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो थे जिसमें गवर्नर जो है वो डिसीजन ले सकते थे विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो थे जिसमें जो गवर्नर हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते थे विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरह हमें जो है फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो उन्होंने रिजर्व लिस्ट में रखे थे, जिससे कि जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ही ले रहे थे और कंट्रोल भी जो है वो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने लाया बाई कैमरलिज्म, और डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस किया गया बाय काउंसिल ऑफ स्टेट विच वाज एन अपर हाउस, और लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज अ लोअर हाउस। और जो इनके मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किया जाना था। इसके बाद बात की गई वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनमें जो 6 मेंबर्स थे उनमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। उसी तरह इस एक्ट में जो है उन्होंने 6 एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की। तो मतलब एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके मेंबर के लिए जो है सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग जो है वो वोट करेंगे। तो इससे इंडियंस को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी ऑन कम्युनल बेसिस।
उसके बाद जो डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई इसमें, उस डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था लिमिटेड फ्रेंचाइजी। मतलब जैसे अभी प्रेजेंटली अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो 18 ईयर्स से अबोव एज के लोग हैं वो सब लोगों को राइट है वोट करने का। लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं था, कुछ ही लोग जो थे उनको ये राइट दिया गया वोट करने का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। उसके बाद बात की गई एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की, जो कि रिक्रूट करने वाले थे सिविल सर्वेंट्स को थ्रू एन ओपन कंपटीशन, जैसे कि अभी यूपीएससी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद जो है फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स और सेंट्रल बजट्स जो है उनको सेपरेट किया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनको राइट दिया गया खुद के लिए बजट बनाने का। इसी के बाद जो है इस एक्ट में एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश करने की बात हुई, क्रिएट करने की बात हुई, जो था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस थे वो उनको ट्रांसफ़र किए गए। इस एक्ट में कहा गया कि आफ्टर 10 इयर्स जो है एक स्टैचुअरी कमीशन जो अपॉइंट किया जाएगा टू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो रिफॉर्म्स थे इनसे जो कांग्रेस है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल सेंस में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो नहीं दी थी। इसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया, और फिर जलियांवाला बाग मसाकर हुआ। तो दिस डिस्टर्ब, कहीं जगह पे रायट्स हो रहे थे, कहीं पे बॉम्बिंग्स और कहीं पे रॉबरीज हो रही थी। तो दिस डिस्टर्बिंग सिचुएशंस लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस एक्ट में जिस स्टैचुअरी कमीशन को 1929 में अपॉइंट करना था वो उन्होंने 1927 में ही अपॉइंट करके जो है इंडिया भेजा, जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो जो जितनी भी पार्टीज़ थी यहाँ पे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या जो बाकी पार्टीज़ थी, उन सब ने इसको बायकॉट किया, क्योंकि 7 मेंबर्ड कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इस कमीशन ने 1930 में जाके जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इसकी जो रिकमेंडेशंस या जो प्रपोजल्स थे उनको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्हीं डिस्कशन के बेसिस पे जो है एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो प्रिपेयर किया गया, जो कि आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें बात की गई, ये जो एक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम प्रोविजंस हैं वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो इस एक्ट में बात की गई एक ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की, जिसमें प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन दोनों का होना ज़रूरी था। तो प्रिंसली फेडरेशन मतलब कि सब स्टेट्स को जॉइन किया जाता अंडर ए सेंट्रल हेड, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने मना किया ये फेडरेशन जॉइन करने से, और फेडरेशन जो है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं की गई फिर। उसके बाद जो पावर्स थी उनको डिवाइड किया गया इनटू 3 लिस्ट, एक थी फेडरलिस्ट, एक प्रोविंशियल और एक कंकरेंट लिस्ट। फेडरलिस्ट वो थी जिसमें सेंटर को राइट दिया गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे डिसीजंस लेने का। उसी तरह जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें प्रोविंसेस को राइट दिया गया उन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने का। और जो कंकरेंट लिस्ट थी उसमें जो सेंटर हैं और जो प्रोविंसेस हैं वो दोनों जो है उस पर डिसीजंस ले सकते थे। अभी प्रेजेंटली भी यही सेटअप है इंडिया में, जो हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद जो प्रोविंशियल लिस्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट में, जिसको कि हम डायरकी बोलते हैं, उस डायरकी को भी जो है अबॉलिश किया गया, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इन रियल सेंस वो इंट्रोड्यूस की गई। इसके उस टाइम पे इंडिया में जो है 11 प्रोविंसेस थे, उनमें से जो 6 प्रोविंसेस थे बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, इनमें जो है बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ 2 हाउसेस। उसके बाद जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम्स को दिया गया, बाद में एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और सिख को दिया गया। अभी वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो फर्दर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबरर्स को भी दिया गया।
तो मतलब इसमें जो पर्टिकुलर कम्युनिटी थी उन्हीं के मेंबर्स जो हैं उनके मेंबर्स के लिए जो है उस कम्युनिटी के लोग ही वोट कर सकते थे। उसके बाद जो लास्ट एक्ट में लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए, उसको इंक्रीज़ किया गया टू 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बट स्टिल ये जो है लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही थी। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दी। फिर बात की गई एक सेंट्रल बैंक यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करने की। नेक्स्ट प्रोविज़न इसमें था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो कि आगे चल के 1937 में इस्टेब्लिश भी किया गया। लास्ट एक्ट में सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो एक्ट है इसमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जो सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट करते हैं। उसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको भी अबॉलिश किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे। जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।